ये दुनिया पहले ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब इंसान सिर्फ इंसान थे, ना कोई अलग शक्ति थी, ना ही कोई दुश्मन का डर। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सब कुछ तब बदल गया जब अचानक दूसरी दुनिया से डल्की नाम के दरिंदे आए। उनका मकसद सिर्फ एक था, इंसानियत को पूरी तरह मिटा देना। शहर के शहर जलकर राख होने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर उन दरिंदों के सामने सब लाचार थे। इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और तब जब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, तब कुछ ऐसी ताकतें सामने आईं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोग जो सदियों से अपनी शक्तियां छुपाए बैठे थे, वो बाहर नए हीरोज बनकर उभरे। इंसान उनसे सीखने लगे, उनकी शक्तियों को समझने लगे, और इस तरह जन्म हुआ एक नए दौर का, जहां बच्चों को बचपन से ही लड़ना सिखाया जाता है। मिलिट्री एकेडमीज की दुनिया। लेकिन इस नई दुनिया का एक बहुत ही क्रूल रूल था। यहाँ दोस्ती या प्यार से ज्यादा तुम्हारी पावर और तुम्हारा रैंक मैटर करता है। स्ट्रॉन्ग राज करते हैं और कमजोर सफर। और इसी रूथलेसली कम्पिटिटिव दुनिया के बीच खड़ा था एक लड़का, क्विन टैलन। एक ऐसा स्टूडेंट जिसे सब सबसे कमजोर समझते थे, जिसका कोई नहीं था। क्विन ने इस बेरहम जंग में सब कुछ खो दिया था। उसके पास ना कोई परिवार बचा था और ना ही कोई शक्ति। रोज उसे बुली किया जाता, पर वो कुछ नहीं कर पाता था। पर उसके पास एक चीज थी जो उसके पेरेंट्स छोड़कर गए थे। एक पुरानी अजीब सी किताब, जिस पर कोई टाइटल नहीं था और जो आज तक कभी खुली ही नहीं थी। लेकिन एक रात जब क्विन के खून की एक बूंद अचानक उस किताब पर गिरी, तो सदियों से बंद वो पन्ना अचानक ग्लो करने लगा। उसी पल क्विन के दिमाग में एक अजीब सी कंप्यूटर वॉइस गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर उसके पूरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। सिस्टम नोटिफिकेशन, वैम्पायर सिस्टम एक्टिवेटेड। तुमने एक नया सिस्टम अनलॉक कर लिया है, लेवल 1 वैम्पायर इनिशिएटेड। क्विन को अपनी बॉडी में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। उसका दर्द गायब हो रहा था और उसकी वेन्स में एक ऐसी एनर्जी दौड़ रही थी जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन इस नई ताकत के साथ साथ उसके अंदर एक ऐसी चीज जागी जिसने उसे डरा कर रख दिया। एक ऐसी भूख जो किसी खाने से नहीं मिट सकती थी, खून की भूख। दिन में एक आम कमजोर सा दिखने वाला स्टूडेंट, पर रात के अंधेरे में कुछ और, एक ऐसा क्रीचर जिसके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाए। यह दुनिया अब तक सिर्फ एक ही रूल जानती थी कि जो कमजोर है उसे मिटा दिया जाए, पर अब क्विन इस पूरे सिस्टम को बदलने वाला था, अपनी शर्तों पर। यह कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे वैम्पायर की जो इंसान रहना चाहता है, पर जिसे दुनिया एक मॉन्स्टर बनाने पर मजबूर कर देगी। क्या क्विन इस वैम्पायर सिस्टम के रास्ते पर चलकर अपनी पहचान बचा पाएगा, या फिर वो इस अंधेरे में पूरी तरह खो जाएगा? गेम अब शुरू होता है। अगर आपको ये कहानी और प्रीमियम विजुअल्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट मुझे आगे ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डार्क वैम्पायर वर्ल्ड के अंदर चलते हैं और कहानी को ऑफिशियली शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्विन, संभल कर चलना, कहीं गिरकर मर मत जाना। स्कूल के गलियारे में पीछे से एक लड़का जोर से चिल्लाया। क्विन बिना रुके बस चलता रहा। रोजाना का यह टॉर्चर अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। बात मामूली थी, पर उसका स्वाभिमान उसे चुप रहने की इजाजत नहीं दे रहा था। क्विन अचानक रुक गया। उसने अपनी उंगली से चश्मे को ऊपर धकेला जो उसकी नाक से नीचे फिसल गया था। उसका चश्मा बेहद पुराना और खस्ता हाल था। वो पलटा और बिना एक पल गंवाए उसने सीधे अपनी बीच की उंगली हवा में उठा दी। मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हें दिख भी रहा है कि मैंने कितनी उंगलियां उठाई हैं? यह देखते ही उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींची और सीधे क्विन की तरफ दौड़ पड़ा। तुम लेवल 1 के कचरे, तुम्हें कब समझ आएगा कि इस दुनिया में तुम्हारी कोई औकात नहीं है? लड़के ने अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाया। अचानक उसकी हथेलियों के बीच एक हरे रंग की चमकदार रोशनी का गोला बनने लगा। वो एक एबिलिटी यूजर था। जब वो क्विन से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर था, उसने अपने हाथ आगे की तरफ झटके। हथेलियों से वो हरी एनर्जी बीम सीधे क्विन की तरफ शूट हुई। गलियारा संकरा था, भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो बीम इतनी तेज थी कि क्विन उसे डॉज नहीं कर सकता था। उसने बस अपने दांत भींचे और आने वाले दर्द के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही वो एनर्जी बीम क्विन से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। उसका शरीर हवा में उछल गया और वो सीधा पीछे दीवार से जा टकराया। अरे वहां क्या हो रहा है? पास खड़े एक स्टूडेंट ने हैरान होकर कहा। क्या ये लोग स्कूल के आखिरी दिन भी लड़ाई कर रहे हैं? धमाके की आवाज सुनते ही गलियारे में तुरंत एक भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई यह देखने के लिए बेताब था कि आखिर ये तमाशा क्या है। भीड़ में से एक लड़की दौड़ती हुई दीवार के उस टूटे हुए हिस्से की तरफ गई ताकि वो घायल स्टूडेंट की मदद कर सके। धीरे धीरे हवा में उड़ती धूल बैठने लगी। धूल के बीच से क्विन के हल्के घुंघराले काले बाल दिखाई देने लगे। लेकिन जैसे ही धूल पूरी तरह साफ हुई और उस लड़की ने देखा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि क्विन है, वो तुरंत पीछे हट गई। उसने अपना मुंह फेर लिया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। जब वो लड़की वापस अपने दोस्तों के पास पहुंची तो क्विन ने देखा कि वे सब उस पर हंस रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसकी मदद करने जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, उस लड़की ने झेंपते हुए पलटकर जवाब दिया। क्विन की मदद करना जैसे उनके लिए एक शर्म की बात थी। क्विन धीरे से खड़ा हुआ और जमीन से अपना चश्मा उठाया। उम्मीद के मुताबिक चश्मे की एक साइड का फ्रेम फिर से टूटकर अलग हो चुका था। धत तेरे की, फिर से टूट गया। उसने बुदबुदाते हुए चश्मे को देखा। आज स्कूल का आखिरी दिन था। क्विन बस इतनी उम्मीद कर रहा था कि काश आज के दिन कोई उसे परेशान न करे। वो इस रोज रोज की जिल्लत से बुरी तरह थक चुका था। लेकिन वो उन लोगों में से नहीं था जो सब कुछ चुपचाप सह ले। उसने स्कूल में ऐसे बहुत से लोगों को देखा था जिन्होंने सिर झुकाकर जुल्म सहने का रास्ता चुना था, और उनका अंजाम क्विन से भी कहीं ज्यादा बदतर था। बाकी स्टूडेंट्स की तरह क्विन स्कूल के बाद वहां नहीं रुका। जब वो वहां से गुजरा तो उसने देखा कि लोग आपस में बातें कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे तो कुछ इस सोच में रो रहे थे कि शायद वे अब कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन क्विन इस सब का हिस्सा नहीं था और न ही वो कभी बनना चाहता था। उसके लिए ये भावनाएं बेमानी थीं। जब वो आखिरकार अपने घर पहुंचा तो उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। क्विन एक बेहद छोटे सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था।
कमरे की दीवार में एक टीवी लगा हुआ था, लेकिन क्विन उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज के लिए करता था। वो असल में कुछ देखता नहीं था, उसे बस सन्नाटे से डर लगता था। ये अपार्टमेंट उसे सरकार की तरफ से मिला था। चूंकि उसका इस दुनिया में कोई सगा संबंधी नहीं बचा था और उसकी उम्र अभी महज 16 साल थी, इसलिए सरकार उसके रहने का खर्च उठा रही थी। कमरे में कदम रखते ही क्विन सीधा अपने डेस्क की तरफ गया और उसने उसकी दराज को बाहर खींचा। उस दराज के अंदर एक अजीब सी किताब रखी हुई थी। वो एक बेहद भारी और मोटी किताब थी जिसका वजन करीब आधा किलो था। किताब का कवर गहरे काले रंग का था और उसके ठीक बीचों बीच एक गोलाकार रिंग बनी थी जिससे कई लकीरें अलग अलग दिशाओं में निकल रही थीं। चलो आज फिर से कोशिश करते हैं, क्विन ने गहरी सांस लेते हुए कहा और उस भारी किताब को टेबल पर रख दिया। इसके बाद वो तुरंत अपने बैग की तरफ बढ़ा और वहां से एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब निकाली जिसके अंदर एक साफ पारदर्शी लिक्विड भरा हुआ था। टेस्ट नंबर येंसुल 12 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखते हैं इस बार क्या होता है। क्विन ने धीरे धीरे उस टेस्ट ट्यूब के एसिड को किताब के ऊपर उड़ेलना शुरू किया। अब तक तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। क्विन ने पूरी टेस्ट ट्यूब उस किताब पर खाली कर दी, लेकिन इसके बावजूद किताब की सतह पर एक खरोंच तक नहीं आई। क्विन ने बेहद बारीकी से किताब की जांच की कि कहीं कोई छोटा मोटा नुकसान हुआ हो, लेकिन वो किताब हमेशा की तरह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, बिल्कुल अछूती। एक और फेलियर। तुम आखिर खुलती क्यों नहीं? मॉम और डैड ने इस चीज को अपने पास रखा ही क्यों था? वो परेशान होकर बड़बड़ाया। 112 बार। यह उन अलग अलग तरीकों की गिनती थी जो क्विन ने इस किताब को खोलने के लिए आजमाए थे। ये किताब न तो खुलती थी और न ही इस पर किसी हथियार या चीज का कोई असर होता था। क्विन थक हार कर अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने टीवी की आवाज थोड़ी बढ़ा दी। वो टीवी कभी देखता नहीं था, लेकिन खाली कमरे में गूंजती वो आवाजें उसे अकेलेपन का एहसास होने नहीं देती थीं। उस वक्त टीवी पर कोई न्यूज चैनल चल रहा था। न्यूज एंकर गंभीर आवाज में कह रहा था, दल की रेस के साथ हुआ शांति समझौता पिछले 5 सालों से कायम है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है और हमें एक और भीषण युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। टीवी से आती इस चेतावनी ने क्विन के दिमाग में पुरानी यादें ताजा कर दी। उस दिन के बाद से टीवी पर लगातार युद्ध की ही बातें दिखाई जाती थीं। 30 साल पहले मानव जाति का सामना पहली बार तथाकथित दल की प्रजाति से हुआ था। वे दिखने में काफी हद तक इंसानों जैसे ही थे, सिवाय उनकी ड्रैगन जैसी पूंछ और मगरमच्छ जैसी सख्त स्केली स्किन के। आते ही उन्होंने इंसानों के सामने शर्त रख दी कि वे अपने सारे संसाधन उनके हवाले कर दें और उनके गुलाम बन जाएं। जाहिर है इंसानों ने घुटने टेकने के बजाय लड़ने का फैसला किया, लेकिन इंसानों को जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी आधुनिक तकनीक उस भयानक प्रजाति के सामने पूरी तरह बेअसर थी। इंसानी बंदूक की गोलियां उनकी सख्त स्किन को भेद तक नहीं पा रही थीं। जहां इंसानों के पास सिर्फ जमीनी टैंक थे, वहीं डाल्की के पास आसमान में उड़ने वाले विशालकाय एयरशिप थे जो तबाही मचा रहे थे। इंसानी फौज ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। उस दौर में हर एक पुरुष और महिला को अपने गृह की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतरने का आदेश दिया गया था, और उन बदकिस्मत लोगों में क्विन के माता पिता भी शामिल थे। वो युद्ध सालों साल चलता रहा। क्विन इतना छोटा था कि वो बड़ा ही इस माहौल में हुआ। उसे तो ठीक से याद भी नहीं था कि उसके माता पिता असल में दिखते कैसे थे। जब इंसान पूरी तरह हार की कगार पर पहुंच चुके थे, तब मानवता के बीच से कुछ चुनिंदा लोग सामने आए। इन लोगों के पास कुछ बेहद ही अजीब और जादुई एबिलिटीज थीं। उन्होंने युद्ध का पासा पलटने की उम्मीद में दूसरों के साथ भी उस रहस्यमयी शक्ति को हासिल करने का ज्ञान शेयर करना शुरू किया, और उनका यह दांव सच में काम कर गया। इसके बावजूद दाल्की बेहद ताकतवर थे। दोनों पक्षों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस कभी न खत्म होने वाले डेडलॉक के कारण आखिरकार 5 साल पहले एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन शांति मिलते ही इंसानी लालच फिर से जाग गया। सब में उस जादुई शक्ति को बांटने के बजाय सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों ने उन शक्तिशाली एबिलिटीज को सिर्फ अपने तक ही सीमित कर लिया। सिर्फ अमीर और रसूखदार लोग ही सबसे ताकतवर एबिलिटीज को सीख सकते थे, जबकि बाकी बची हुई पूरी दुनिया को बस उनके छोड़े हुए टुकड़ों और कचरों पर गुजारा करना पड़ता था। जब क्विन के माता पिता मारे गए तो उसे सरकार से कुछ नहीं मिला। सरकार बस इस बात पर राजी हुई कि जब तक वो स्कूल में है उसके रहने का खर्च उठाया जाएगा। उसके अलावा उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई। जब वो महज 10 साल का था, तब एक सरकारी एजेंट उसके दरवाजे पर आया था। उसने क्विन को एक किताब सौंपी और कहा कि उसके माता पिता के पास मरने के बाद छोड़ी गई बस यही इकलौती चीज थी। ये दुनिया इतनी बेरहम और नाइंसाफ क्यों है? क्विन ने बिस्तर से उठते हुए खुद से सवाल किया। उसकी आवाज में बरसों का दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो वापस उठकर अपने डेस्क की तरफ चलने लगा। उसने अपना वही टूटा हुआ चश्मा उठाया जो अब भी 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था। उसने तय किया कि वो उसे खुद ही ठीक करेगा। उसने देखा कि चश्मे का एक लेंस फ्रेम से थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था। उसने उस लेंस को वापस उसकी जगह पर बिठाने के लिए जोर से दबाने की कोशिश की। कम ऑन, अपनी जगह पर बैठ जाओ, वो हताशा में चिल्लाया, और उसने अपने अंगूठे से उस कांच पर पूरी ताकत से प्रेशर डाला। तभी अचानक वो कांच का लेंस दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया और तड़तड़ा कर कई टुकड़ों में बिखर गया। कांच का एक नुकीला धारदार टुकड़ा सीधे उसके अंगूठे में गहराई तक धंस गया। आखिर ये दुनिया मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? दर्द से कराहते हुए क्विन ने अपना हाथ पीछे खींचा। उसका अंगूठा तेजी से ब्लीड कर रहा था। क्विन ने तुरंत बिना वक्त गंवाए टेबल पर बिखरे कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करना शुरू कर दिया। तभी उसने देखा कि कांच का एक टुकड़ा सीधे उसकी उस रहस्यमयी काली किताब के ऊपर गिरा था। जैसे ही क्विन ने किताब के ऊपर से कांच के उस टुकड़े को हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके जख्मी अंगूठे से खून की एक बड़ी सी बूंद टपकी और सीधे किताब के ठीक बीचों बीच जा गिरी। वो खून की बूंद जैसे ही सतह से टकराई, किताब के केंद्र में बनी वो गोलाकार रिंग अचानक एक रहस्यमयी जादुई रोशनी से चमकने लगी, और पलक झपकते ही वो पूरी किताब खुद ब खुद हवा में तैरने लगी। ये आखिर क्या बकवास है? ये क्या हो रहा है? क्विन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खौफ और हैरत के मारे पीछे की तरफ हट गया।
वो किताब हवा में पागलों की तरह कांपने लगी और उससे एक बेहद तेज, अंधा कर देने वाला उजाला निकलने लगा। अचानक उस बंद किताब के पन्ने अपने आप बेहद तेज रफ्तार से पलटने शुरू हो गए। क्विन अपनी आंखें उस चमकती हुई किताब से हटा नहीं पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो किसी बहुत गहरे हिप्नोटिक ट्रांस में चला गया हो। उसका शरीर हिलने तक के काबिल नहीं बचा था। किताब के पन्नों पर लिखे हुए शब्द किसी ऐसी भाषा में थे जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, लेकिन एक अजीब और अनहोनी वजह से उसके दिमाग को वो सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। जब किताब ने आखिरकार अपना आखिरी पन्ना पलटा तो वह धीरे धीरे हवा में ओझल होने लगी, मानो वो धीरे धीरे जलकर सुनहरी राख और धूल में तब्दील हो रही हो। ठीक उसी पल क्विन को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। उसका पूरा शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला और कमजोर हो गया और उसकी पलकें भारी होने लगी। लेकिन बेहोश होकर जमीन पर गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले उसके दिमाग में एक रोबोटिक गूंजती हुई आवाज आई, एक सिंगल सिस्टम नोटिफिकेशन संदेश जो उसने सुना। तुमने सफलतापूर्वक शर्तों को पूरा कर लिया है, बधाई हो, तुम्हें वास की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। अपनी चेतना को इतनी देर तक संभाल कर रख पाना क्विन के लिए नामुमकिन था। वो उन आखिरी शब्दों को पूरा सुने बिना ही पूरी तरह होश खो बैठा और गहरी बेसुधी में चला गया। सार्जेंट ग्रिफ की भारी आवाज सुनते ही क्विन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिलिट्री स्कूल जाने की बात उसने अपने दिमाग के किसी कोने में दबा दी थी, लेकिन अब वो हकीकत बनकर उसके सामने खड़ी थी। सिर्फ 2 मिनट सर, मैं अपना सामान लेकर अभी आया, क्विन ने घबराते हुए कहा और तेजी से अपने कमरे के अंदर भागा। उसका दिल किसी ढोल की तरह तेजी से धड़क रहा था। मनुष्यों और दाल की प्रजाति के बीच हुए उस भयानक युद्ध का ही यह नतीजा था कि हर नागरिक को 16 साल की उम्र पार करते ही अनिवार्य रूप से 2 साल के लिए मिलिट्री स्कूल जाना पड़ता था। भले ही इंसान और दाल की इस वक्त एक शांति समझौते के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन हर कोई अंदर से अच्छी तरह जानता था कि यह अमन ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। आए दिन मीडिया में किसी न किसी तरह की उकसावे वाली खबरें आती रहती थीं। माहौल ऐसा था मानो युद्ध किसी भी पल, किसी भी सेकंड दोबारा छिड़ सकता था। सार्जेंट ग्रिफ के साथ निकलने से ठीक पहले क्विन फुर्ती से टॉयलेट की तरफ भागा। इतना सारा पानी पीने की वजह से उसका ब्लैडर किसी भी वक्त फटने की कगार पर पहुंच चुका था। जैसे ही क्विन ने अपने कमरे से बाहर निकलकर खुली दुनिया में कदम रखा, ठीक उसी पल हवा में एक अजीबोगरीब और अनपेक्षित नई नोटिफिकेशन स्क्रीन तैरने लगी। चेतावनी, तुम्हारा शरीर सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में आ रहा है। अचानक क्विन को अपने पूरे शरीर में एक भयानक सुस्ती और भारीपन महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा मानो वो अभी अभी 5 किलोमीटर की दौड़ लगाकर लौटा हो। उसके हाथ पैर लोहे की तरह भारी हो चुके थे और वह चाहकर भी इस कमजोरी को दूर नहीं कर सकता था। घबराकर उसने तुरंत अपनी मानसिक कमांड से स्टेटस स्क्रीन को चेक किया। वहां जो कुछ दिख रहा था उसने क्विन के होश उड़ा दिए। सूरज की धूप में कदम रखते ही न सिर्फ उसके सारे स्टैट्स आधे रह गए थे, बल्कि उसकी एचपी की क्षमता भी घटकर आधी हो चुकी थी। यह आखिर किस तरह का बकवास साइड इफेक्ट है, क्विन ने गुस्से और हताशा में सोचा। उसकी एबिलिटी का यह ड्रॉबैक किसी भी आम एबिलिटी यूजर से बिल्कुल अलग और खतरनाक था। तभी उस रेड अलर्ट के ठीक नीचे एक और नई नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप हुई जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम्हें एक नया दैनिक कार्य सौंपा गया है। यह एक नई डेली क्वेस्ट थी। नया डेली क्वेस्ट देखते ही क्विन का मूड थोड़ा सा बदल गया। पानी पीने वाले टास्क के उलट ये एक ऐसा काम था जिसे वो सिर्फ रात को सोकर भी स्वाभाविक रूप से पूरा कर सकता था। अगर यह सिस्टम वाकई गेम्स की तरह काम करता था तो इसका सीधा मतलब था कि जैसे ही वो हसीडेड EXP पॉइंट्स इकट्ठा कर लेगा, उसका लेवल अप हो जाएगा और उसके बेसिक स्टैट्स भी बढ़ जाएंगे। यानी क्विन को जितने ज्यादा डेली क्वेस्ट्स मिलते, उतनी ही तेजी से उसके लिए ताकतवर बनने के रास्ते खुलते जाते। तुम वहां खड़े खड़े इतनी धीरे क्यों चल रहे हो? अगर यही ढीला रवैया रहा तो मिलिट्री स्कूल तुम्हें जिंदा चबा जाएगा, ग्रिफ जोर से दहाड़ा। क्विन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और आखिरकार उस बड़ी बस के पास पहुंच गया जो ठीक घर के बाहर पार्क थी। जैसे ही उसने बस के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि वो पहले से ही उसकी उम्र के स्टूडेंट से खचाखच भरी हुई थी। वह वहां मौजूद किसी भी लड़के या लड़की को नहीं पहचानता था, जिसका साफ मतलब था कि वे सभी अलग अलग शहरों और स्कूलों से चुनकर यहाँ लाए गए थे। बस में सिर्फ सबसे आगे वाली एक सीट खाली थी। क्विन वहीं बैठ गया। जैसे ही वो बस के छाए वाले हिस्से में बैठा और सीधे सूर्य की रोशनी से दूर हुआ, एक नया नोटिफिकेशन उसकी आंखों के आगे तैरने लगा। तुम्हारी शारीरिक स्थिति अब सामान्य हो चुकी है। स्टेट्स नॉर्मल होते ही क्विन का शरीर एक बार फिर नई ऊर्जा से भर गया और उसका भारीपन गायब हो गया। चलो, शुक्र है। इसका मतलब यह ड्रॉबैक सिर्फ तब तक काम करता है जब तक मैं सीधी धूप के नीचे खड़ा रहूं। बस के अंदर सभी स्टूडेंट्स आने वाले भविष्य को लेकर काफी एक्साइटेड थे और आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सार्जेंट ग्रिफ बस के अंदर चढ़े, वहां सन्नाटा पसर गया। ठीक है, शांत हो जाओ। अब समय हो चुका है मिलिट्री एकेडमी की तरफ कूच करने का, ग्रिफ ने कड़क आवाज में कहा। बस तेजी से आगे बढ़ने लगी और सभी स्टूडेंट्स का मिलिट्री का सफर आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। पूरे रास्ते बस के अंदर एक डरावनी खामोशी छाई रही। जब भी कोई स्टूडेंट फुसफुसाने या बात करने की हिम्मत करता, सार्जेंट ग्रिफ बिना एक शब्द बोले बस उसकी तरफ अपनी ठंडी नजरें घुमा देते और वो लड़का तुरंत डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेता। ग्रिफ को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके चेहरे का खौफ ही यह बताने के लिए काफी था कि वो क्या चाहते हैं। सफर को अभी मुश्किल से 10 मिनट ही बीते थे कि क्विन की आंखों के आगे फिर एक मैसेज फ्लैश हुआ। चेतावनी, हवा में एक अज्ञात नशीले पदार्थ की मौजूदगी का पता चला है। क्विन को यह सिस्टम संदेश बेहद अजीब लगा। उसने तुरंत चौंक कर बस के अंदर चारों तरफ देखा और जो नजारा था उसने उसे हैरान कर दिया। बस में बैठे लगभग सभी स्टूडेंट्स या तो पूरी तरह सो चुके थे या फिर अपनी सीटों पर लड़खड़ाते हुए ऊँघ रहे थे। हवा में कोई स्लीपिंग गैस छोड़ी गई थी। धीरे धीरे उस गैस का असर क्विन के दिमाग पर भी होने लगा। उसका अपना सिर चकराने लगा और उसकी पलकें भारी होकर बंद होने लगी। वो अपनी चेतना खो रहा था।
लेकिन तभी सिस्टम ने उसके शरीर के अंदर उस ड्रग के खिलाफ एक नई ताकत को जागृत किया। तभी उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए किसी के भारी और गूंजते हुए जूतों की आवाज सुनाई दी। उसने भारी पलकों को उठाकर देखा तो सार्जेंट ग्रिफ ठीक उसके ऊपर काल बनकर खड़े थे। अरे वाह, ऐसा लगता है कि तुम में से कुछ गिने चुने लोग इस स्लीपिंग गैस का मुकाबला करने में कामयाब रहे हैं। खैर, तो फिर हमारे पास तुम्हें सुलाने का दूसरा रास्ता भी है, ग्रिफ ने ठंडी आवाज में कहा। इसके पहले कि क्विन कुछ समझ पाता, ग्रिफ ने एक बड़ा सा काला बैग सीधे उसके सिर के ऊपर डाल दिया। पल भर में क्विन की आंखों के आगे पूरी तरह घुप अंधेरा छा गया। उस बैग के कपड़े के अंदर से स्लीपिंग गैस धीरे धीरे और तेजी से रिसने लगी। आखिरकार बढ़ी हुई रेजिस्टेंस के बावजूद क्विन का दिमाग थक गया और वो एक गहरी बेसुध नींद के आगोश में समा गया। अगले ही पल क्विन को महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेहरे पर बर्फ जैसे ठंडे पानी का एक जोरदार छपाका मारा है। छपाक! पानी के गिरते ही उसकी आंखें तुरंत खुल गईं और होश में आते ही सबसे पहले उसे अपने नीचे हरी भरी घास दिखाई दी। वह और उसके साथ मौजूद कई अन्य स्टूडेंट्स हड़बड़ाकर उठ बैठे और अपने आसपास के माहौल को पागलों की तरह टटोलने लगे। वे सब एक बड़े से खुले मैदान में पड़े थे। उस खुले मैदान में इस वक्त कुल मिलाकर करीब 200 स्टूडेंट्स खड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सर उठाकर चारों तरफ देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे एक ऐसी जगह पर थे जो उनके लिए पूरी तरह पराई और अनजान थी। यही वो जगह है जहां तुम सभी को अपनी जिंदगी के अगले 2 साल गुजारने हैं। सामने खड़े सार्जेंट ग्रिफ की बुलंद आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। सभी स्टूडेंट्स वहां का नजारा देखकर पूरी तरह दंग रह गए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा हाईटेक शहर नहीं देखा था। वहां मौजूद हर एक शख्स सख्त मिलिट्री यूनिफॉर्म में मुस्तैद खड़ा था। उनके चारों तरफ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का जाल बिछा था जो उनके सामान्य समय से कई दशक आगे थी। विशालकाय मेका रोबोट्स बड़े बड़े कचरों और बक्सों को खिलौनों की तरह उठाकर मशीनों का निर्माण कर रहे थे। आसमान में उड़ने वाले बड़े बड़े फ्लाइंग शिप्स मंडरा रहे थे और जमीन से कुछ ऊपर हवा में तैरती हुई मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेनें बिजली की रफ्तार से गुजर रही थीं। ये वो गुप्त और बेजोड़ टेक्नोलॉजी थी जिसे अभी तक बाहरी दुनिया के आम नागरिकों को देखने की भी इजाजत नहीं थी। इसे सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ने अपने इस्तेमाल के लिए छुपा कर रखा था। दल की प्रजाति के साथ हुए पहले युद्ध के बाद इंसानों ने तकनीकी विकास में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद इंसानों ने उनके मलबे से कई एडवांस एलियन डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स को रिकवर कर लिया था। लेकिन जाहिर है, इंसानी लालच के चलते मिलिट्री ने उस पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी के बड़े हिस्से को आम जनता से छिपाकर सिर्फ अपने गुप्त ठिकानों और फौजी ताकतों को मजबूत करने के लिए रख लिया। जब क्विन की आंखों का कौतूहल थोड़ा शांत हुआ और उसने अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दिया, तब अचानक उसका ध्यान अपनी कलाई पर गया। उसकी कलाई पर कुछ बंधा हुआ था। वह देखने में बिल्कुल एक डिजिटल स्मार्ट वॉच जैसी लग रही थी, लेकिन फिलहाल उसकी ब्लैक स्क्रीन पर कोई भी नंबर या डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा था। सार्जेंट ग्रिफ ने पोडियम से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी कलाई पर बंधी हुई ये चीज ही इस बेस पर तुम्हारी लाइफलाइन है। यही इस पूरी मिलिट्री बेस पर तुम्हारी पहचान तय करेगी। इस डिवाइस की मदद से ही तुम बेस के हाई सिक्योरिटी एरिया में एक्सेस कर पाओगे, अपने खाने पीने का भुगतान कर सकोगे और हर तरह की एक्टिविटी कर सकोगे। इस एकेडमी में इसके बिना तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। लेकिन ये कलाई घड़ी सिर्फ इतना ही काम नहीं करेगी। जब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो इस रिस्ट वॉच की स्क्रीन पर सिर्फ एक सिंगल नंबर दिखाई देगा और वो नंबर होगा आपका पावर लेवल। सार्जेंट ग्रिफ के मुंह से ये शब्द सुनते ही क्विन ने गुस्से में अपने दांत भींचे और उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा था कि मिलिट्री स्कूल में आने के बाद शायद उसकी किस्मत बदलेगी और उसे पुराना टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि इस नई जगह पर भी उसके साथ वही भेदभाव होने वाला था, ताकत का वही पुराना खेल। और इसी के साथ हम बिना कोई वक्त गंवाए तुम सभी का लेवल टेस्ट शुरू करने जा रही है। ऑल द बेस्ट, सार्जेंट ग्रिफ ने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ ऐलान किया। जब इंसानी सभ्यता का पहली बार जादुई शक्तियों से सामना हुआ तो उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि कुछ एबिलिटीज दूसरों की तुलना में कई गुना ज्यादा विनाशकारी थीं। इसी के बाद वजूद में आया पावर लेवल सिस्टम। इस पूरी दुनिया को कुल 8 अलग अलग पावर लेवल्स में बांटा गया था, जहां लेवल 1 सबसे कमजोर और लेवल 8 सबसे ताकतवर माना जाता था। इन लेवल्स को बारीकी से मापने के लिए 1.1 से लेकर 1.9 तक के सब डेसिमल्स का इस्तेमाल होता था। किसी भी इंसान के पास शक्तियां हासिल करने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता था एबिलिटी बुक्स। दल की युद्ध के दौरान जिन योद्धाओं ने अपनी ताकत खोजी, उन्होंने उसे हासिल करने का पूरा तरीका इन किताबों में दर्ज कर दिया था। ये एबिलिटी बुक्स आम जनता के लिए बाजार में बेची जाती थीं, लेकिन सरकार और मिलिट्री ने सबसे शक्तिशाली किताबों को अपने पास छुपा कर रखा था। आमतौर पर लेवल 1 से लेवल 5 तक की किताबें ही पब्लिक के लिए उपलब्ध थीं। हाई लेवल की एबिलिटी बुक्स सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस और मिलिट्री जनरल्स की बपौती थीं। वहीं शक्तियां पाने का दूसरा और सबसे खास रास्ता था ओरिजिनल होना। ओरिजिनल्स वे लोग थे जिन्होंने किसी किताब की मदद के बिना खुद अपनी आंतरिक शक्ति को खोजा था और उसे सिर्फ अपने ही खानदान या ब्लड लाइन के भीतर सीमित रखा, दूसरों से हमेशा छुपाकर। इन ओरिजिनल्स की ताकत इतनी बेजोड़ और रहस्यमयी होती थी कि वह अक्सर लेवल 8 की सीमाओं को भी पार कर जाती थी। सरकार के पास भी उनकी असली क्षमता को मापने का कोई जरिया नहीं था। इन दोनों ही पैमानों पर क्विन हमेशा से एक लेवल 1 का कचरा था। न तो उसके पास कोई अमीर परिवार था जो उसे महंगी एबिलिटी बुक खरीद कर दे सके, और न ही उसका परिवार ओरिजिनल था। उसके पास कुछ नहीं था। जब क्विन को वो पुरानी काली किताब मिली थी तो उसे लगा था कि वह एक आम एबिलिटी बुक है, लेकिन सालों बाद आज जब उसे सचमुच एक सिस्टम मिला तो वह हैरान था। उसने कभी ऐसे किसी जादुई सिस्टम के बारे में नहीं सुना था। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि इस अजीबोगरीब सिस्टम ने उसे आखिर कौन सा पावर लेवल दिया है। क्विन ने अपनी कलाई उठाई और उस नई मिलिट्री वॉच को देखा जो फिलहाल सिर्फ 1 का अंक दिखा रही थी।
जब उसने मैदान में अपने आसपास खड़े दूसरे स्टूडेंट्स की कलाइयों पर नजर दौड़ाई तो उसे राहत मिली कि फिलहाल हर किसी की घड़ी पर वही एक नंबर 1 चमक रहा था। सबका टेस्ट अभी बाकी था। सार्जेंट ग्रिफ पूरे मैदान के सामने कड़क अंदाज में खड़े थे। उन्होंने एक हाथ में डिजिटल पैड ले रखा था और 5-5 के ग्रुप में स्टूडेंट्स के नाम पुकारना शुरू कर दिया था। जिन 5 छात्रों का नाम लिया जाता उन्हें तुरंत टेस्ट एरिया की तरफ ले जाया जाता। क्विन के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी कि शायद आज वो अपनी इस बदकिस्मत जिंदगी को बदल पाएगा, लेकिन तभी हवा में एक परिचित नीली स्क्रीन चमकी जिसने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। चेतावनी, तुम्हारा शरीर सीधे सूर्य की रोशनी की जद में है। तुम्हारे सभी स्टैट्स आधे किए जाते हैं। क्विन को यह भी नहीं पता था कि 10 स्ट्रेंथ, 10 एजिलिटी और 10 स्टैमिना कितने अच्छे होते हैं, पर अगर उसकी ठीक हुई आंखों की रोशनी इसका पैमाना थी तो ये एक नॉर्मल इंसान की बेस्ट कंडीशन थी। लेकिन इस वक्त धूप के कारण वो खुद को बेहद कमजोर और लाचार महसूस कर रहा था। उसके पूरे बदन से पसीने की धार बह रही थी और उसका गला सूखने लगा था। उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत अच्छा हुआ कि उसने घर पर पहले ही गले तक पानी ठूंस लिया था, वरना इस जानलेवा धूप में वो डिहाइड्रेशन के कारण कब का जमीन पर ढेर हो चुका होता। हे, क्या तुम ठीक हो? तभी ठीक उसके बगल में खड़े एक अजनबी लड़के की आवाज उसके कानों में पड़ी। उस लड़के का नाम वार्डन था। उसके घने सुनहरे बाल सलीके से सजे थे, आंखें गहरी हेजल ग्रीन थीं और उसका चेहरा किसी सुपर मॉडल की तरह तराशा हुआ था। उसकी हाइट पूरे 6 फीट 2 इंच थी, जबकि क्विन की हाइट महज 5 फीट 11 इंच थी। वार्डन ठीक उसी किस्म का लड़का था जिससे क्विन अपने पुराने स्कूल में हमेशा कोसों दूर भागता था, क्योंकि ऐसे अमीर और परफेक्ट लोगों की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान रहता था और क्विन को लोगों की अटेंशन से सख्त नफरत थी। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो क्या मैं मदद के लिए किसी ऑफिसर को बुलाऊं? वार्डन ने दोबारा पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस इस एबिलिटी लेवल टेस्ट को लेकर थोड़ा नर्वस हूँ। क्विन ने अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश करते हुए अपनी पीठ सीधी की और जवाब दिया। वार्डन ने क्विन को ऊपर से नीचे तक देखा। क्विन अपनी उम्र के हिसाब से काफी दुबला पतला था। उसकी बॉडी में कोई खास मसल्स नहीं थे और इस वक्त वो बेहद थका हुआ लग रहा था। वार्डन को लगा कि क्विन उन कमजोर लड़कों में से एक है जिन्हें स्कूल में अक्सर बुली किया जाता है और शायद इसी डर की वजह से वो इस टेस्ट से इतना घबरा रहा था। अरे तो बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हें पता है मैं काफी ताकतवर हूँ। अगर इस स्कूल में कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो तुम सीधे मेरे पास आ जाना। वार्डन ने मुस्कुराते हुए ढांढस बंधाया। आमतौर पर क्विन को ऐसे हद से ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक लोग कतई पसंद नहीं आते थे, लेकिन न जाने क्यों वार्डन को नापसंद करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर जब क्विन ने अपने पुराने स्कूल के दिनों के बारे में सोचा तो उसे याद आया कि वो सिर्फ पॉजिटिव लोगों से नहीं बल्कि असल में पूरी दुनिया में किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वैसे मेरा नाम वार्डन है, उस सुनहरे बालों वाले लड़के ने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। क्विन ने वार्डन के बढ़े हुए हाथ को देखा। उसकी पूरी जिंदगी में यह पहली बार था जब किसी इतने रसूखदार लड़के ने उसके साथ इस तरह बराबरी और इज्जत से पेश आने की कोशिश की थी। लेकिन क्विन को पता था कि यह सब बहुत जल्द बदल जाएगा। जैसे ही इन लोगों को पता चलेगा कि उसका पावर लेवल सिर्फ 1 है, यह दोस्ती गायब हो जाएगी। पर सिर्फ आज के लिए वो सब भूल जाना चाहता था। जैसे ही दोनों की हथेलियां आपस में टकराईं, अचानक क्विन की आंखों के सामने एक लाल रंग का एरर सिस्टम मैसेज बिजली की तरह कौंध गया। चेतावनी, किसी अज्ञात एबिलिटी के इस्तेमाल का पता चला है। सिस्टम के इस अचानक मैसेज को देखकर क्विन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने स्क्रीन को बेहद अजीब नजरों से देखा। वार्डन से हाथ मिलाते ही यह एरर तुरंत आया था। क्विन ने ध्यान दिया कि वार्डन ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। उसने उसकी हथेली को कसकर पकड़ रखा था। तभी सिस्टम ने उसी खतरनाक मैसेज को दोबारा दोहराया। चेतावनी, किसी अज्ञात शक्ति के इस्तेमाल का पता चला है। सिस्टम द्वारा उस शक्ति को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया है। यह देखकर क्विन ने तुरंत झटके से वार्डन का हाथ छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। सिस्टम साफ कह रहा था कि वार्डन हाथ मिलाते वक्त उस पर अपनी किसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि खुद वार्डन के चेहरे पर भी इस वक्त एक गहरा सन्नाटा और उलझन छा चुकी थी। वो अपनी ही खुली हथेली को ऐसे देख रहा था मानो कुछ बहुत अजीब हुआ हो। वार्डन ने अपनी आंखें घुमाई और सीधे क्विन की आंखों में झांकते हुए बेहद गंभीर आवाज में पूछा, आखिर तुम्हारी असली एबिलिटी क्या है? क्विन थोड़ी देर के लिए रुक गया। वो सोच रहा था कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिर में वो वार्डन का असली चेहरा देखना चाहता था कि सच जानकर वो क्या करता है। क्विन ने सीधे वार्डन की आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मेरी कोई एबिलिटी नहीं है, मैं एक एबिलिटीलेस कचरा हूँ। ये सुनते ही वार्डन के चेहरे की वो गहरी उलझन पल भर में गायब हो गई, मानो क्विन के इस जवाब ने उसकी जिज्ञासा को पूरी तरह शांत कर दिया हो। उसे अपनी नाकामी का कारण समझ आ गया था। इससे पहले कि वार्डन उस बात पर आगे कुछ और कह पाता, तभी अचानक पूरे मैदान के लाउडस्पीकर्स पर सार्जेंट ग्रिफ की बुलंद और खौफनाक आवाज गूंज उठी। ध्यान दें, निम्नलिखित स्टूडेंट्स क्विन शैलन, वार्डन ब्लेड, पीटर चक, लेला मनरो और एरिन हीली तुरंत टेस्ट देने के लिए स्टेज के सामने हाजिर हों। जैसे ही उन 5 छात्रों ने लाउडस्पीकर पर अपना नाम सुना, वे एक एक करके आगे बढ़ने लगे, जहां सार्जेंट ग्रिफ पूरी कड़क के साथ खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। क्विन और वार्डन के अलावा उस ग्रुप में पीटर नाम का एक और लड़का था। पीटर वहां मौजूद हर किसी से ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। वह लगातार घबराकर अपने आसपास देख रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। फिर उस ग्रुप में लेला और इरिन नाम की 2 लड़कियां थीं। लैला के बाल छोटे और भूरे रंग के थे और उसकी हाइट काफी अच्छी थी, लेकिन क्विन को सबसे ज्यादा हैरान उसकी पीठ पर टंगे एक धनुष ने किया। आज के दौर में एबिलिटी के बिना किसी हथियार को साथ लेकर चलना बेहद अजीब था। ऐसा सिर्फ एक खास ग्रुप के लोग करते थे जिन्हें प्योर कहा जाता था। ये वे लोग थे जो किसी भी जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते थे।
प्योर ग्रुप के लोग शक्तियों के बजाय हथियारों और मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करते थे। हालांकि वे इस दुनिया में बेहद रेयर थे। क्विन ने उनके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थी। अपनी जिंदगी में पहली बार वो ऐसे किसी से मिल रहा था। और आखिर में खड़ी थी एरिन। एरिन वो लड़की थी जिसे देखते ही गलियारे के सारे लड़कों के सिर अपने आप घूम जाते थे। उसकी बॉडी के प्रोपोर्शंस बिल्कुल परफेक्ट थे, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। उसके लंबे सुनहरे बाल धूप में चमक रहे थे। लेकिन उसके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, उसके चेहरे के भाव। इतने सारे लोगों की भीड़ से गुजरने के बावजूद उसके चेहरे पर एक भी शिकन या बदलाव नहीं आया था। उसका चेहरा एकदम सख्त, ठंडा और न्यूट्रल था। जैसे जैसे क्विन आगे बढ़ रहा था, उसने नोटिस किया कि वो वहां मौजूद किसी भी सिंगल स्टूडेंट को नहीं जानता था और बाकी लोगों का भी यही हाल था। क्विन समझ गया कि मिलिट्री ने यह सब जानबूझकर किया था ताकि शुरुआत में कोई भी आसानी से दोस्त न बना सके या किसी गुट में शामिल न हो सके, क्योंकि इस वक्त हर किसी की कलाई पर सिर्फ एक ही पावर लेवल 1 चमक रहा था। असली औकात का पता चलना अभी बाकी था। उनका ग्रुप जाकर ठीक उस दूसरे ग्रुप के पीछे खड़ा हो गया जिन्हें इस वक्त टेस्ट एरिया में भेजने की तैयारी चल रही थी। जैसे ही वार्डन ने अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स को देखा, उसने अपनी वही चिरपरिचित मुस्कान बिखेरी और एक एक करके सबको हेलो कहते हुए हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। वार्डन बेहद पोलाइट था। वार्डन के दोस्ताना बर्ताव की वजह से पीटर और लैला ने बिना किसी हिचकिचाहट के उससे हाथ मिला लिया। लेकिन जैसे ही वो एरिन के सामने पहुंचा, माहौल अचानक बदल गया। एरिन ने कुछ पल के लिए वार्डन के हाथ को देखा, फिर बिना कुछ बोले अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वार्डन को यह बेरुखी पसंद नहीं आई। कम ऑन, तुम्हें इतना भी भाव खाने की जरूरत नहीं है। उसने हंसते हुए एरिन के कंधे पर हाथ रख दिया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक झटके में एरिन ने बिजली की रफ्तार से वार्डन की कलाई को हवा में ही दबोच लिया और उसके हाथ को पीछे की तरफ मरोड़ दिया। तभी एरिन की उंगलियों से एक बर्फीली नीली ऊर्जा निकली। देखते ही देखते वार्डन की पूरी हथेली नीली पड़ने लगी और उसके ऊपर बर्फ की एक सख्त परत जमने लगी। इस अचानक हुए हंगामे को देखकर सामने खड़े सभी स्टूडेंट्स अपनी जगह पर ठिठक गए और उनकी तरफ देखने लगे। वाह, क्या इसके पास आइस एबिलिटी है? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या आइस एबिलिटी इतनी रेयर नहीं होती? एक छात्र ने कहा। वहीं दूसरा लड़का मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई, ऐसी सुंदर लड़की के हाथों फ्रीज होने के लिए तो मैं कभी भी तैयार हूं। सार्जेंट ग्रिफ ने इस बढ़ते हुए तमाशे को देखा और तुरंत दखल देने के लिए आगे बढ़े। तुम दोनों तुरंत ये बकवास बंद करो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही फालतू एनर्जी बची है तो उसे बचाकर रखो, टेस्ट में काम आएगी। ग्रिफ की आवाज कड़कड़ा उठी। ग्रिफ के चिल्लाते ही एरिन ने तुरंत वार्डन की कलाई छोड़ दी। जैसे ही उसकी पकड़ छूटी, वार्डन के हाथ पर जमी वो सख्त बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और उसका हाथ नॉर्मल होने लगा। वार्डन तुरंत लाइन में वापस आकर क्विन के ठीक बगल में खड़ा हो गया और अपना हाथ रगड़ते हुए शिकायत करने लगा। क्या तुम उस लड़की के तेवर देख रहे हो? मैं बस अपना हाथ खोने ही वाला था। तुम बिना किसी की परमिशन के इस तरह किसी को भी नहीं छू सकते वार्डन, क्विन ने सामने देखते हुए सपाट लहजे में जवाब दिया। हाँ, मुझे पता है, लेकिन वो खुशनसीब है कि सिर्फ एक खूबसूरत लड़की होने की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, वरना मैं वहीं उसका कचरा बना देता, वार्डन ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। आगे खड़े कई लड़कों ने वार्डन की ये घमंडी बातें सुन ली थीं। उन्होंने मन ही मन वार्डन को अपना दुश्मन मान लिया। अगर वे किसी तरह टेस्ट में वार्डन को नीचा दिखा देते तो शायद एरिन उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखती। आसपास के लोगों के चेहरों पर तैरते उस गुस्से को देखकर क्विन तुरंत ताड़ गया कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। उसने बिना कोई आवाज के चुपके से वार्डन से एक कदम दूर दूरी बना ली। आखिरकार क्विन और उसके ग्रुप को आगे बुलाया गया और उन्हें जमीन पर बने एक बॉक्स के अंदर खड़े होने का निर्देश दिया गया। वो कोई असली बॉक्स नहीं था, बल्कि जमीन पर सफेद लकीरों से खींचा गया एक चौकोर घेरा था। उस बॉक्स के ठीक बाहर एक अजीबोगरीब शख्स खड़ा था जिसने अपने सिर को एक बड़े काले हुड से पूरी तरह ढक रखा था। इन्हें रवाना करो, ग्रिफ ने आदेश दिया। सार्जेंट ग्रिफ का कमांड मिलते ही उस हुड वाले आदमी ने अपने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए। अगले ही पल उनके पैरों के नीचे बना वो सफेद बॉक्स एक बेहद चमकदार जादुई बैंगनी रोशनी से जगमगा उठा। हम ट्रांसपोर्टेशन मैजिक वाकई एक बेहद रेयर और कीमती एबिलिटी है, वार्डन ने उस चमकती रोशनी के बीच बड़े ही आराम से टिप्पणी की और अगले ही सेकंड पूरा ग्रुप हवा में गायब हो गया। पलक झपकते ही वे सभी एक बिल्कुल अलग आउटडोर एरिया में टेलीपोर्ट हो चुके थे। वह जगह किसी बंजर उजाड़ रेगिस्तान जैसी दिखती थी। वहां दूर दूर तक जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, न कोई पेड़ न पौधा, बस सूखा मैदान। उस पूरे बंजर इलाके में उनके सामने सिर्फ एक महिला खड़ी थी जिसने ब्लैक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसके ठीक बगल में एक और हुड वाला रहस्यमयी आदमी मुस्तैद खड़ा था। वहां उनके अलावा तीसरा कोई नहीं था। उस महिला के हाथ में एक डिजिटल टैबलेट था और वो उसमें कुछ जरूरी डेटा इनपुट करने में काफी बिजी लग रही थी। जब उसका काम पूरा हुआ तो उसने सर उठाकर ग्रुप की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जेन है और आज के इस एबिलिटी टेस्ट की इंचार्ज मैं हूं। जैसे ही आपका टेस्ट पूरा होगा मैं आपका डेटा अपडेट कर दूंगी और आपका फाइनल स्कोर आपकी रिस्ट वॉच पर दिखाई देने लगेगा। जेन ने फिर से अपने टैबलेट की स्क्रीन पर उंगलियां घुमाई। तो हमें सबसे पहले किसे बुलाना चाहिए? ओह, ऐसा लगता है कि हमारे पास पिछले स्कूलों से आए कुछ लेवल 1 के पुराने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पीटर, क्या तुम प्लीज सबसे पहले आगे आओगे? जेन ने नाम पुकारा। वो घबराया हुआ छोटा सा लड़का पीटर अब पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में लग रहा था। उसकी टांगें थर-थर कांप रही थीं। क्विन को लगा कि उसकी खुद की हालत धूप की वजह से खराब थी, लेकिन अगर वो पीटर से अपनी तुलना करे तो क्विन खुद को बहुत बेहतर स्थिति में पा रहा था। कम से कम क्विन सीधा खड़ा तो हो सकता था, जबकि पीटर ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल जमीन पर गिरकर ढेर हो जाएगा। पीटर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी असली एबिलिटी क्या है? जेन ने बेहद शांत लेकिन आधिकारिक लहजे में सवाल किया। मैम, मेरे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, पीटर ने अपनी नजरें जमीन पर टिकाते हुए बेहद धीमी और दबी हुई आवाज में जवाब दिया।
यह सुनते ही क्विन और ग्रुप के बाकी लोगों को तुरंत समझ आ गया कि पीटर शुरू से इतना ज्यादा नर्वस क्यों था। इस दुनिया में बिना किसी शक्ति के पैदा होना कोई अनोखी बात नहीं थी। युद्ध की वजह से पीटर और क्विन जैसे हजारों बच्चे अनाथ हो गए थे, जिसके कारण उन्हें कभी बुक खरीदने का मौका नहीं मिला। लेकिन बिना किसी ताकत के इस मिलिट्री स्कूल में कदम रखने का मतलब था बाकी एबिलिटी यूजर्स के हाथों साक्षात नर्क भुगतना। पीटर को इसी बात का सबसे ज्यादा खौफ था। डरो मत पीटर, जेन ने नरम आवाज में कहा। ये लो, इसे पकड़ो। तभी जेन के बगल में खड़े उस हुड वाले आदमी ने अपनी जादुई टेलीपोर्टेशन शक्ति से हवा से एक मोटी किताब सीधे अपने हाथ में प्रकट की और जेन ने वो बुक पीटर की तरफ बढ़ा दी। वाह, सच में? क्या आप ये किताब मुझे बिल्कुल मुफ्त में दे रही हैं? पीटर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा चेहरा अचानक खुशी और एक्साइटमेंट से खिल उठा। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज अपने खाली समय में इस किताब का अच्छी तरह स्टडी करना, और जब तुम इस स्किल को इस्तेमाल करना सीख जाओ तो तुम वापस आकर अपना टेस्ट दोबारा दे सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे तुम्हें लेवल 1 का पावर स्टेटस देना होगा, जेन ने कहा। भले ही पीटर को आधिकारिक रूप से लेवल 1 का सबसे कमजोर रैंक मिला था, लेकिन उसे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। इस मुफ्त में मिली किताब की बदौलत उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अब जहां तक मुझे याद है, हमारे पास यहाँ एक और पुराना लेवल 1 यूजर मौजूद है। जेन ने टैबलेट को स्क्रॉल करते हुए अपनी आंखें उठाई। तुम्हारा नाम क्विन है ना? क्या तुम प्लीज आगे आओगे? क्विन ने जैसा उससे कहा गया था वैसा ही किया। उसने अपने भारी पड़ते कदमों को आगे बढ़ाया और जेन के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके बदन पर धूप का असर साफ दिख रहा था। जेन ने अपने पेन को स्क्रीन पर टिकाया और क्विन की आंखों में देखते हुए सीधे सीधे सवाल किया। तो क्विन, मुझे बताओ, तुम्हारे पास आखिर कौन सी एबिलिटी है? क्विन को यह पूरा नाटक बेहद बेतुका लग रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि जेन के पास उसके पुराने स्कूल का सारा डेटा पहले से ही मौजूद है। वे जानते थे कि उसके पास कभी कोई शक्ति नहीं थी, पर असली उलझन इस वक्त क्विन के दिमाग में चल रही थी। मिलिट्री स्कूल आने से पहले क्विन ने खुद काफी रिसर्च की थी। वो जानता था कि सेना उन सभी छात्रों को एक ही किताब देती है जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं होती, और वो थी अर्थ एबिलिटी बुक। सेना ऐसा इसलिए करती थी ताकि बिना शक्ति वाले छात्र अचानक खुद को मिलिट्री का कर्जदार समझने लगे। इसके अलावा धरती से जुड़ी ज्यादातर एडवांस किताबों पर सिर्फ मिलिट्री का ही कब्जा था। यानी अगर आप भविष्य में कभी भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहते तो आपको मिलिट्री के प्रति वफादार रहना ही पड़ता, और बदले में वे आपको और ज्यादा पावर देते। ये एक सोची समझी गुलामी का जाल था। अपनी इस नई शक्ति को खोजने से पहले क्विन को लगता था कि यह उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। भले ही वो 2 साल बाद सेना में शामिल ना होना चाहे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के कामों में अर्थ एबिलिटी की वजह से नौकरी आसानी से मिल जाती थी। पर असली मुसीबत यह थी कि क्विन के पास पहले से ही एक सिस्टम एबिलिटी मौजूद थी, जिसका मतलब था कि वो कोई नई शक्ति नहीं सीख सकता था। यह किताब उसके लिए पूरी तरह बेकार थी। इसके अलावा क्विन को पक्का यकीन था कि मिलिट्री उन सभी स्टूडेंट्स पर कड़ी नजर रखती है जिन्हें वे अपनी तरफ से किताब देते हैं। इसका मतलब था कि अगली बार जब भी कोई टीचर उसे देखता तो वो उससे अर्थ पावर्स इस्तेमाल करने की उम्मीद करता। क्विन ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। उसने अपने दिमाग को शांत किया और सीधे जेन की आंखों में देखते हुए कहा, मैम, मेरी कोई एबिलिटी नहीं है। बिल्कुल पीटर के मामले की तरह ही जेन के इशारे पर उसके बगल में खड़े हुड वाले आदमी ने हवा से एक और किताब प्रकट की और उसे जेन को सौंप दिया। जेन ने वो एबिलिटी बुक क्विन के आगे बढ़ा दी। क्विन ने जैसे ही जेन के हाथों से उस किताब को पकड़ा, ठीक उसी पल उसकी आंखों के ठीक सामने एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल चमका। त्रुटि, तुम इस एबिलिटी को सीखने में पूरी तरह असमर्थ हो। क्विन को पहले मैसेज की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उस दूसरे विकल्प ने उसे सचमुच चौंका दिया था। उसका मन बुरी तरह ललचाया कि वो उस किताब को रख ले और उसे 10 EXP में कन्वर्ट कर ले। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि अगर किताब अचानक गायब हो गई तो मिलिट्री के अधिकारी उससे हजारों तरह के सवाल पूछना शुरू कर देंगे। रिस्क बहुत बड़ा था। आई एम सॉरी मैम, लेकिन मुझे ये किताब नहीं चाहिए, क्विन ने उस एबिलिटी बुक को वापस जेन की तरफ बढ़ाते हुए साफ शब्दों में कह दिया। यह सुनते ही वहां पीछे खड़े सभी स्टूडेंट्स और खुद वो लेडी इंस्ट्रक्टर जेन हैरान रह गए। जेन ने अपने 5 साल के करियर में आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं देखा था। यह पहली बार था जब बिना किसी शक्ति वाले एक मामूली अनाथ लड़के ने मिलिट्री की तरफ से मुफ्त में दी जा रही इतनी कीमती किताब को सीधे मुंह ठुकरा दिया था। कृपया मुझे 1 मिनट का समय दें, जेन ने गंभीर होते हुए कहा। वह तुरंत उस ग्रुप से काफी दूर चली गई ताकि कोई भी उसकी आवाज न सुन सके। उसने अपने कम्युनिकेटर को ऑन किया और धीमी आवाज में बोली, सर, हाँ, वही लड़का। उसने साफ कह दिया है कि उसे एबिलिटी बुक नहीं चाहिए। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? उसे बिना किताब के ही टेस्ट देने दो। ईयरफोन के दूसरी तरफ से एक रहस्यमयी, भारी और कड़क आवाज गूंजी। कॉल काटने के बाद उस रहस्यमयी अधिकारी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे क्विन का केस काफी दिलचस्प लग रहा था। उसने क्विन की पुरानी फाइल्स को दोबारा स्क्रॉल किया। फाइल के मुताबिक इस लड़के के पास सचमुच कोई ताकत नहीं थी और न ही उसका प्योर ग्रुप के बागियों से कोई दूर दूर तक कनेक्शन था। चलो देखते हैं क्विन कि तुम इस जालिम और बेरहम दुनिया में बिना किसी ताकत के कितने दिन जिंदा रह पाते हो। उधर टेस्ट फील्ड पर जेन अपने सीनियर से बात खत्म करके वापस क्विन और बाकी स्टूडेंट्स के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगी। इंतजार के लिए माफी चाहती हूँ, जेन ने आते ही कहा। चूंकि तुम यह एबिलिटी बुक नहीं ले रहे हो, फिर भी नियमों के मुताबिक हमारे लिए तुम्हारा टेस्ट लेना बेहद अनिवार्य है। क्विन को यह पूरी प्रक्रिया एक मजाक जैसी लग रही थी। अगर उसके पास कोई शक्ति नहीं थी तो टेस्ट का रिजल्ट क्या आने वाला है, यह बात वे पहले से ही अच्छी तरह जानते थे। तो फिर इस तमाशे की क्या जरूरत थी? उसे समझ आ गया था कि मिलिट्री सिर्फ उसे जलील करना चाहती थी ताकि वो खुद को छोटा और लाचार समझे। वे चाहते थे कि वो टूट जाए और घुटनों के बल रेंगते हुए उनसे उस किताब की भीख मांगे। प्लीज मेरे पीछे आओ, जेन ने कहा और उसे बंजर मैदान के थोड़ा और आगे वाले हिस्से की तरफ ले गई।
वहां पहुंचते ही क्विन ने नोटिस किया कि जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे, गहरी खरोंचें और आग से जलने के काले निशान बने हुए थे। यह सब उनसे पहले टेस्ट दे चुके ताकतवर स्टूडेंट्स की तबाही का नतीजा था। तुम्हारे सामने जो टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें उन्हें जितनी तेजी से हो सके नष्ट करना होगा। तुम्हारा टेस्ट ठीक अब शुरू होता है, जेन ने घोषणा की। जैसे ही जेन की बात खत्म हुई, उस बंजर जमीन के अलग अलग हिस्सों से अचानक 3 टारगेट्स निकलकर खड़े हो गए। वे गोल मेटेलिक बोर्ड थे जिनके ठीक सेंटर में एक लाल रंग का डॉट बना हुआ था। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब क्विन ने उन टारगेट्स को देखने की कोशिश की। दूर की सारी चीजें उसकी आंखों के सामने एक गहरा धुंधला कोहरा जैसी लग रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी वो चमत्कारी परफेक्ट हुई आंखों की रोशनी अचानक गायब हो चुकी थी। क्या यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त मैं सीधे सूरज की धूप के नीचे खड़ा हूं? उसने घबराकर सोचा। अब क्विन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे मजबूरन दौड़कर हर एक टारगेट के पास करीब जाना पड़ा और अपनी साधारण मुक्केबाजी से उन्हें एक एक करके हिट करना पड़ा। उसका टाइम बेहद धीमा और खराब आया। इसके बाद 2 और टेस्ट थे जिन्हें क्विन को पूरा करना था। अगला टेस्ट शारीरिक ताकत का था, जहां उसे एक विशाल ड्रम जैसी दिखने वाली भारी मशीन पर अपनी पूरी ताकत से पंच मारना था। क्विन ने अपनी बची कुची सारी ऊर्जा बटोरी और अपने मुक्के को पीछे ले जाकर उस ड्रम के सेंटर पर पूरी ताकत से दे मारा। धड़ाम! वो भारी ड्रम थोड़ी देर के लिए थरथराया और उससे एक हल्की सी बीप की आवाज आई। कुछ सेकंड बाद मशीन के सेंटर में लगी डिजिटल स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हुआ। स्ट्रेंथ ही साइब। जेन ने उस नंबर को देखते ही बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने टैबलेट पर नोट कर लिया। जब आखिरी टेस्ट की बारी आई तो वे मैदान पर एक और अजीब मशीन लेकर आए। वह मशीन एक बड़ा सा गोलाकार ऑब्जेक्ट थी जिसके सामने वाले हिस्से पर दर्जनों छोटे छोटे छेद बने हुए थे। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट हुआ, उस मशीन से तेजी के साथ होलोग्राफिक लेजर स्पाइक्स शूट होने लगे। क्विन को बस उन उड़ते हुए नुकीले स्पाइक्स की जद में आने से खुद को बचाना था। मशीन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया, उसकी रफ्तार तेज होती गई और एक साथ कई स्पाइक्स बाहर आने लगे। आखिरकार अपने धीमे स्टैट्स की वजह से क्विन एक स्पाइक से टकरा गया और मशीन तुरंत रुक गई। एजिलिटी सीओ, जेन ने एक बार फिर ठंडे स्वर में कहा और टैबलेट पर फाइनल एंट्री दर्ज की। जेन के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर क्विन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। वो समझ गया कि इस स्कोर और उसके जादुई सिस्टम के बीच एक सीधा और गहरा कनेक्शन था। ताकत वाले टेस्ट में उसका स्कोर 5 आया था, जो ठीक उसके धूप वाले सिस्टम स्टैट्स से मैच करता था, और एजिलिटी टेस्ट में भी उसका स्कोर 5 आया, जो उसके के बिल्कुल बराबर था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर क्विन यही टेस्ट रात के अंधेरे में या किसी छाए वाली जगह पर देता तो उसके सारे स्कोर्स तुरंत डबल यानी 10 आ जाते। उसकी असली ताकत धूप की वजह से कैद थी। यह सिस्टम सचमुच बेजोड़ था। इसका मतलब था कि जैसे जैसे वो लेवल अप करेगा, वो अपनी बेसिक ताकत को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता था। उसकी क्षमता असीमित थी, बस उसे इस धूप के ड्रॉबैक से बचना था। जैसा कि पहले से ही तय था, जेन ने टैबलेट को बंद करते हुए कहा, दुर्भाग्य से तुम्हारा वर्तमान पावर लेवल सिर्फ एक लेवल 1 घोषित किया जाता है। क्विन ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींची और वापस जाकर पीटर और बाकी स्टूडेंट्स के साथ लाइन में खड़ा हो गया। वो जानता था कि इस स्कूल में एक लेवल 1 यूजर के तौर पर आने वाले दिन नर्क जैसे होने वाले हैं, पर उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की अदृश्य मुस्कान थी। उसे पता था कि यह कमजोरी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। वो बहुत जल्द इस पूरी मिलिट्री एकेडमी को हिलाकर रख देगा। लेवल टेस्ट का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहा। क्विन के बाद अब लेला की बारी थी। वह पूरे ग्रुप में इकलौती ऐसी स्टूडेंट थी जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा हथियार टंगा हुआ था, लेकिन उसका वो धनुष कोई मामूली हथियार नहीं था जैसा लोग पुराने जमाने में इस्तेमाल करते थे। वह धनुष किसी खूंखार एलियन जीव बीस्ट के शरीर के अंगों को तराश कर बनाया गया था। उसका रंग गहरा काला था और उसे देखकर ऐसा लगता था मानो पूरा धनुष बेशकीमती रत्नों से जड़ा हो। यहाँ तक कि उसकी डोरी भी किसी बेहद खास मटेरियल से बनी थी। असल में यह एक बीस्ट वेपन था। जब मानव जाति पर दाल्की प्रजाति ने हमला किया था, तब इंसानों ने उनके मलबे से री इंजीनियरिंग करके अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया था। इसी तकनीक की बदौलत इंसानों ने पोर्टल्स के जरिए दूसरे ग्रहों की यात्रा करना सीखा। उन अज्ञात ग्रहों पर अलग अलग लेवल्स और श्रेणियों के खतरनाक बीस्ट्स पाए जाते थे। वो जीव जितना ज्यादा ताकतवर होता, उसके शरीर के हिस्सों से उतना ही शक्तिशाली और घातक हथियार तैयार किया जा सकता था। क्विन अपनी जिंदगी में पहली बार किसी बीस्ट वेपन को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसके पुराने स्कूल में किसी भी छात्र के पास इतनी महंगी और नायाब चीज खरीदने की हैसियत नहीं थी। उसे यह देखकर काफी अचरज हुआ कि इतनी कम उम्र की लड़की, जो शायद अपनी लाइफ में कभी किसी दूसरे ग्रह पर भी नहीं गई होगी, उसके पास पहले से ही एक असली बीस्ट वेपन मौजूद था। लैला मैदान के ठीक बीचों बीच खड़ी हो गई और टेस्ट शुरू होने का इंतजार करने लगी। लेकिन क्विन के टेस्ट के उलट इस बार इंस्ट्रक्टर जेन ने उसके तैयार होने तक पूरा वेट किया। क्विन इन दोनों टेस्ट्स के बीच मिलिट्री एकेडमी के बर्ताव में आए इस साफ अंतर को महसूस कर सकता था। ताकतवर या रसूखदार लोगों के लिए यहाँ नियम थोड़े अलग और नरम थे। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, बंजर मैदान के अलग अलग कोनों से एक साथ 5 मेटेलिक टारगेट्स अचानक बाहर निकल आए। लैला ने पलक झपकते ही अपने तरकश से 5 तीर निकाले और उन्हें एक साथ धनुष पर चढ़ा दिया। उसने जोर से डोरी खींची और उन 5 तीरों को एक ही दिशा में हवा में छोड़ दिया। तीर कमान से छूटते ही बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े, लेकिन तभी कुछ बेहद अजीब हुआ। हवा में तैरते हुए वे 5 तीर अचानक एक दूसरे से अलग हो गए और अपनी अपनी दिशा बदलते हुए 5 अलग अलग टारगेट्स की तरफ मुड़ गए। क्या शानदार कॉम्बो है, पास खड़े वार्डन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी एबिलिटी टेलीकिनेसिस है, लेकिन वो काफी कमजोर लेवल पर है, इसलिए वो सीधे चीजों को हिलाने के बजाय अपने तीरों की दिशा कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है।
ठीक उसी सेकंड मैदान पर गूंजी 5 जोरदार टैंग की आवाजें। पांचों तीर अपने अपने टारगेट्स के ठीक सेंटर के लाल डॉट पर जाकर धंस चुके थे। लैला ने पहला टेस्ट शानदार तरीके से क्लियर कर लिया था। क्विन ने अपनी जिंदगी में पहली बार यह देखा कि एक बीस्ट वेपन असल में कितना उपयोगी और मददगार साबित हो सकता था। भले ही आपकी एबिलिटी कमजोर हो, लेकिन एक सही हथियार के साथ आप उसे कई गुना शक्तिशाली बना सकते थे। क्विन को अभी तक यह पक्का नहीं पता था कि उसका यह रहस्यमयी गेम सिस्टम उसे कौन सी असली ताकत देने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह सिर्फ लेवल अप करके उसके बेसिक स्टैट्स को बढ़ाता है तो एक बीस्ट स्वॉर्ड उसके लिए कितनी लाजवाब साबित होगी। इसके बाद बारी आई शारीरिक ताकत के टेस्ट की। इस टेस्ट में लैला का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उसने मुक्का मारते वक्त अपनी टेलीकाइनेसिस पावर से अपने हाथ की रफ्तार को थोड़ा और तेज करने की कोशिश जरूर की, लेकिन आखिर में जब उसका मुक्का उस भारी मशीन से टकराया तो डिजिटल स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नंबर फ्लैश हुआ, 8। आखिरी एजिलिटी टेस्ट में भी लैला की हालत काफी खराब रही। जैसे ही मशीन चालू हुई और होलोग्राफिक स्पाइक्स उसकी तरफ आने लगे, लैला ने घबराकर अपनी मानसिक शक्ति से उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे स्पाइक्स असली भौतिक वस्तुएं नहीं थे, बल्कि महज एक होलोग्राम थे। उसकी टेलीकाइनेसिस का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वे सीधे उसकी बॉडी के पार निकल गए। अब लैला के पास उन स्पाइक्स से बचने के लिए सिर्फ अपने साधारण शरीर की फुर्ती पर निर्भर रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। अंत में वो भी स्पाइक से टकरा गई और उसका स्कोर भी ठीक क्विन के बराबर ही आया। तुम्हारा प्रदर्शन एक लेवल 2 यूजर के मापदंडों पर खरा उतरता है, जेन ने न्यूट्रल लहजे में कहा। ठीक उसी वक्त लैला की कलाई पर बंधी घड़ी की स्क्रीन पर नंबर 2 चमक उठा। क्विन साफ देख सकता था कि लैला इस रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह गुस्से में अपने पैर पटकती हुई वापस आकर ग्रुप के साथ खड़ी हो गई। क्विन को लगा कि मिलिट्री का यह टेस्ट पूरी तरह से फेयर नहीं था। माना कि उसकी आंतरिक शक्ति सिर्फ लेवल 2 की थी, लेकिन अगर वो अपने इस खास कमान के साथ मैदान में उतरती तो क्विन को यकीन था कि वो आसानी से कुछ लेवल 3 या लेवल 4 के यूजर्स को धूल चटा सकती थी। अब बारी थी उस बर्फ जैसी ठंडी लड़की एरिन की। वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई आगे बढ़ी। उसने पास खड़े किसी भी छात्र की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं, मानो वे सब उसके सामने कीड़े मकोड़े हों। वह मैदान के सेंटर में जाकर एकदम सीधी खड़ी हो गई और टेस्ट शुरू होने के सिग्नल का वेट करने लगी। उसके चेहरे पर एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। तभी बंजर मैदान पर अचानक अलग अलग दूरी पर 5 टारगेट्स पॉपअप हुए। एरिन ने बिना एक पल गंवाए अपनी हथेलियों को हवा में उठाया और पलक झपकते ही वहां एक नुकीला बर्फीला भाला आइस स्पीयर बनकर तैयार हो गया। उसने पूरी ताकत से उस आइस स्लीव को पहले टारगेट की तरफ फेंका, जो सीधा उसके सेंटर पर जाकर लगा। उसने एक के बाद एक कई भाले इतनी खतरनाक रफ्तार से दागे कि उसने लैला के टाइमिंग रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लेकिन उसका असली जलवा तो अगले स्ट्रेंथ टेस्ट में देखना अभी बाकी था, जिसने वहां खड़े हर एक शख्स के होश उड़ा दिए। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने लगी। देखते ही देखते लगभग 1 मिनट के भीतर उसकी हथेलियों के बीच एक भयानक बर्फीला तूफान सा आकार लेने लगा। तभी उसने एक जोरदार चीख के साथ अपने दोनों हाथ आगे की तरफ झटके। उसकी हथेलियों से एक विशालकाय मोटा बर्फ का खंभा आइस कॉलम निकला और सीधे उस भारी ड्रम मशीन के सेंटर से जाकर टकराया। बाउम! मशीन का वो भारी ड्रम इतनी जोर से गूंजा कि उसकी आवाज पूरे बंजर इलाके में फैल गई। डिजिटल स्क्रीन पर लिखे नंबर्स पागलों की तरह तेजी से ऊपर भागने लगे और आखिरकार वे एक अविश्वसनीय नंबर पर जाकर रुके, 50। भाई साहब, अब समझ आया कि इस लड़की में इतना ज्यादा घमंड और एटीट्यूड क्यों है। वार्डन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए हल्के से फुसफुसाया। क्विन ने यह देखकर राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत अच्छा हुआ कि बस स्टैंड पर उन दोनों के बीच कोई असली लड़ाई नहीं छिड़ी, वरना वार्डन उस ठंडी लड़की के हाथों कब का यमराज के पास पहुंच चुका होता। आखिर में जब एजिलिटी टेस्ट की बारी आई तो इंस्ट्रक्टर जेन ने उसे साफ हिदायत दी कि वह इस बार अपनी बर्फ की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसे सिर्फ शारीरिक फुर्ती से बचना होगा। एरिन ने बिना किसी रिएक्शन के हामी भर दी। टेस्ट शुरू होते ही एरिन ने कमाल की फुर्ती दिखाई। वह किसी बिल्ली की तरह लचकते हुए हर एक आते हुए होलोग्राफिक स्पाइक को चकमा देने लगी। लेकिन जैसे जैसे मशीन का लेवल बढ़ा, उसकी रफ्तार इंसानी सीमाओं से बाहर हो गई और एक स्पाइक उससे टच हो गया। बेहतरीन, अब तक का सबसे बेस्ट और बेजोड़ रिजल्ट। जेन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। तुम्हारा पावर लेवल आधिकारिक रूप से एक लेवल 5 घोषित किया जाता है। एरिन वापस अपनी जगह की तरफ बिना किसी घमंड या खुशी के चलने लगी, मानो उसे शुरू से ही पता था कि उसे यही रैंक मिलने वाला है। उसे इस पूरी दुनिया की किसी भी चीज से कोई सरोकार नहीं था। और अब इस पूरे ग्रुप का आखिरी कैंडिडेट टेस्ट देने के लिए तैयार था। वो था सुनहरे बालों वाला वार्डन। चलो भाई, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी असली औकात दिखाऊं। मेरे लिए दुआ करना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्विन को कुछ समझ नहीं आया कि यह बेवकूफ आखिर किससे बात कर रहा था, लेकिन जब वार्डन ने मैदान की तरफ बढ़ते हुए मुड़कर सीधे उसकी तरफ अपनी आंख मारी, विंक, तो क्विन समझ गया कि वो उसी से मुखातिब था। क्या ये जोकर सचमुच अंदर से इतना ज्यादा ताकतवर है? क्विन ने संशय भरी नजरों से उसकी पीठ को देखते हुए सोचा। अक्सर जो लोग ताकतवर होते थे वे या तो बेहद घमंडी होते थे या फिर एकदम शांत, लेकिन वार्डन इन दोनों से अलग एक अजीब ही किस्म का इंसान था। लेकिन जैसे ही वार्डन का टेस्ट आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, मैदान पर खड़े हर एक छात्र और खुद इंस्ट्रक्टर जेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां जो कुछ हो रहा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वार्डन ने हर एक सिंगल टेस्ट में ठीक वही सब कुछ दोहराया जो अभी कुछ मिनट पहले एरिन ने करके दिखाया था। उसने भी हवा से बर्फ के भाले बनाए, उन्हें उसी स्पीड से फेंका और स्ट्रेंथ मशीन पर उसी तरीके से बर्फ का खंभा दागा। उसने एरिन की आइस एबिलिटी को अक्षरशः कॉपी कर लिया था और उसका प्रदर्शन भी बिल्कुल एरिन जितना ही घातक और परफेक्ट था। टेस्ट खत्म होते ही वो वापस क्विन की तरफ दौड़ता हुआ आया।
देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। वार्डन ने अपनी कलाई पर चमकते हुए उस बड़े से नंबर और साइज को अपने नए बेस्ट फ्रेंड क्विन को दिखाते हुए चहक कर कहा। क्विन उसकी घड़ी को देखता रहा, लेकिन उसका दिमाग इस वक्त किसी और ही उलझन में उलझ चुका था। वार्डन हाथ मिलाते वक्त दूसरों की शक्तियों को खारिज कर देता था, और अब उसने एरिन जैसी ही आइस पावर्स का इस्तेमाल किया था। आखिर वार्डन की असली जादुई एबिलिटी क्या थी? वार्डन का वो शानदार परफॉर्मेंस देखने के बाद क्विन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो लगातार यही सोच रहा था कि आखिर वार्डन की असली जादुई एबिलिटी क्या थी। जब वार्डन ने शुरू में उससे हाथ मिलाया था, तब सिस्टम ने साफ कहा था कि उसने क्विन पर अपनी शक्ति आजमाने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त वार्डन की वो जादुई शक्ति क्विन पर पूरी तरह बेअसर रही थी। अगर वार्डन की असली ताकत सिर्फ आइस एबिलिटी होती, तो हाथ मिलाते वक्त क्विन का हाथ बर्फ की तरह जम जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ऐसा होने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि क्विन के पास किसी भी जादुई शक्ति को ब्लॉक करने की कोई अनोखी एबिलिटी हो, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर थी। उसके तुरंत बाद वार्डन के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन आई थी, और उसने पूछा था कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। उसे अच्छी तरह पता चल चुका था कि उसकी शक्ति ने क्विन पर काम नहीं किया। तभी क्विन के दिमाग में एक और बात चमकी। वार्डन आते ही हर किसी से हाथ मिलाने के लिए इतना ज्यादा उतावला क्यों हो रहा था? अगर क्विन को ठीक से याद था तो एरिन ने वार्डन से हाथ मिलाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वार्डन ने आगे बढ़कर उसके कंधे को छुआ था। उस वक्त यह हरकत काफी अजीब लगी थी, लेकिन अब जाकर सब कुछ साफ हो रहा था। शारीरिक संपर्क यानी टचिंग ही उसकी शक्ति को जागृत करने की पहली और सबसे बड़ी शर्त थी। वार्डन ने एरिन को छुआ था, और यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उन दोनों के पास बिल्कुल एक जैसी बर्फ की ताकत थी। इसका साफ मतलब था कि वार्डन की असली जादुई एबिलिटी दूसरों की शक्तियों को कॉपी करने की क्षमता थी। वो शक्ति क्विन पर इसलिए काम नहीं कर पाई क्योंकि क्विन का यह गेम सिस्टम कोई सामान्य एबिलिटी नहीं था। क्विन अपनी इस भयंकर जिज्ञासा को अंदर दबाकर नहीं रख सका। उसने धीरे से वार्डन के करीब कदम बढ़ाया और बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाया, हे वार्डन, क्या तुम्हारी असली एबिलिटी? अच्छा, क्या तुम दूसरों की जादुई शक्तियों को कॉपी कर सकते हो? क्विन ने सीधे उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। ये सुनते ही वार्डन ने अपनी आंखें घुमाई और सीधे क्विन को देखा। उसके चेहरे पर एक बेहद गहरी और शातिर मुस्कान तैर गई। वाह क्विन, मैं सचमुच हैरान हूं कि तुमने इतनी जल्दी इस बात का अंदाजा लगा लिया। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जब तुमने मुझसे हाथ मिलाया था तो कुछ भी ना होने पर तुम्हारे चेहरे का वो सन्नाटा सब कुछ बयां कर रहा था, क्विन ने सपाट लहजे में जवाब दिया। वार्डन ने मन ही मन सोचा कि यह लड़का सचमुच गजब का दिमाग रखता है, जो महज एक मामूली हैंडशेक से इतनी बड़ी सच्चाई तक पहुंच गया। वरना कोई भी आम इंसान यही सोचता कि वार्डन ने आइस एबिलिटी किसी महंगी बुक से सीखी है। कॉपी करने की यह अनोखी शक्ति बाजार में किसी भी एबिलिटी बुक के रूप में उपलब्ध नहीं थी, जिसका साफ मतलब था कि यह ताकत बाजारू नहीं थी। क्या तुम एक ओरिजिनल हो? क्विन ने अगला सवाल दागा। वार्डन ने इस सवाल का सीधे सीधे मुंह से कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस बड़े ही शरारती अंदाज में क्विन की तरफ देखकर अपनी आंख मारी, विंक। उसकी इस चुप्पी ने क्विन के शक पर पूरी तरह से मुहर लगा दी थी। वार्डन सचमुच एक ओरिजिनल था, एक ऐसे रसूखदार और रहस्यमयी खानदान का वारिस जिसने अपनी जादुई ताकतों को कभी बाहरी दुनिया के साथ शेयर नहीं किया था। एक ऐसा योद्धा जो जरूरत पड़ने पर लेवल 8 की सीमाओं को भी लांघ सकता था। जैसे ही उस ग्रुप के सभी 5 छात्रों का टेस्ट पूरा हुआ, उस हुड वाले मिलिट्री मैज ने अपने दोनों हाथ दोबारा जमीन पर टिकाए। एक तेज बैंगनी रोशनी चमकी और पलक झपकते ही उन्होंने उस बंजर रेगिस्तान को पीछे छोड़ दिया। अगले ही सेकंड वे सभी मिलिट्री एकेडमी की मुख्य बिल्डिंग के सामने टेलीपोर्ट हो चुके थे, जहां उन्हें अगले 2 साल गुजारने थे। वो पूरी एकेडमी इतनी विशाल थी मानो किसी ने 3 बड़े आलीशान होटलों को आपस में जोड़कर एक कर दिया हो। वह पूरे शहर की सबसे ऊंची और भव्य इमारत थी। उस विशाल मुख्य इमारत के सामने इस वक्त कुल मिलाकर 10 अलग अलग मिलिट्री टीचर्स कड़क पोजीशन में मुस्तैद खड़े थे। उनके सामने स्टूडेंट्स के कई छोटे छोटे ग्रुप्स मौजूद थे, जो पहले ही अपना टेस्ट देकर आ चुके थे। सभी छात्रों को सख्त हिदायत दी गई थी कि जब तक मैदान पर मौजूद हर एक सिंगल कैंडिडेट का टेस्ट पूरा नहीं हो जाता, वे चुपचाप इन टीचर्स के साथ यहीं इंतजार करेंगे। हर कुछ मिनटों में हवा में एक बैंगनी रोशनी चमकती और 5 छात्रों का एक नया ग्रुप किसी न किसी टीचर के सामने आकर खड़ा हो जाता। आखिरकार जहां क्विन खड़ा था, वहां कुल मिलाकर 20 स्टूडेंट्स की एक पूरी क्लास जमा हो चुकी थी। ठीक है क्लास, अब आप सभी को मेरे पीछे आना होगा। मैं आपको इस पूरी एकेडमी का एक क्विक टूर देने जा रहा हूँ, उनके ग्रुप के सामने खड़े टीचर ने बुलंद आवाज में निर्देश दिया। उस टीचर का नाम डेल था। पूरे स्कूल का चक्कर लगाते और अलग अलग जगहों के बारे में बताते वक्त उसके चेहरे से वो बड़ी सी मुस्कान एक पल के लिए भी गायब नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया की कोई भी चीज उसका मूड खराब नहीं कर सकती। आप सभी को इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए और एक दूसरे को अच्छी तरह जानने की कोशिश करनी चाहिए, डेल ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार आज आपके साथ खड़े ये लोग ही अगले 2 साल तक आपके क्लासमेट्स होने वाले हैं। टीचर का आदेश मिलते ही पूरी क्लास में आपस में बातचीत और कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। लेकिन उस चहल पहल के बीच क्विन ने एक बेहद कड़वी और घिनौनी सच्चाई नोटिस की। जितने भी मिड लेवल 3 या 4 के स्टूडेंट्स थे, वे पूरी ताकत लगाकर हाई लेवल 5 वाले रसूखदार छात्रों के करीब जाने और उनसे दोस्ती गांठने की कोशिश कर रहे थे। वे उनके आगे पीछे दुम हिला रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जितने भी कमजोर और लो लेवल के छात्र थे, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था, मानो उनका कोई वजूद ही ना हो। और उस पूरी 20 बच्चों की क्लास में सिर्फ 2 ही ऐसे अभागे थे जिनका पावर लेवल सिर्फ 1 था, क्विन और पीटर। बिना किसी के कहे वे दोनों अपने आप घिसटते हुए क्लास में सबसे पीछे ढकेल दिए गए थे। छोटा सा पीटर पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपना सिर बुरी तरह नीचे झुकाए फर्श को देखते हुए रेंग रहा था।
इस सामाजिक बहिष्कार का पीटर के कोमल मन पर क्विन से कहीं ज्यादा गहरा और जानलेवा असर पड़ा था। हालांकि क्विन के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, वो पहले से जानता था कि यहाँ भी यही नर्क होने वाला है। लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी जोरदार और जिंदा दिल आवाज सबसे पीछे गूंज उठी, जिसने क्विन का नाम पुकारा। अरे तो तुम यहाँ छुपे हुए हो। वार्डन तेजी से उनके पास आया और क्विन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई आगे तो सारे लोग पागलों की तरह मेरे ऊपर ही टूटे पड़ रहे थे, फिर मैंने अचानक अपने राइट साइड देखा और तुम गायब थे। चलो अब हम सब साथ मिलकर पूरा स्कूल देखेंगे। क्विन ने सचमुच सोचा कि वार्डन इस पूरी मिलिट्री एकेडमी का सबसे अजीब और अनोखा प्राणी था, लेकिन इस वक्त उसका यह पागलपन क्विन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। तभी वार्डन की नजर पास ही अकेले खड़े मायूस पीटर पर पड़ी। हे तुम, हाँ भाई तुम भी अकेले क्यों खड़े हो? चलो हमारे साथ आओ, ये देवदास जैसा चेहरा बनाना बंद करो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। वार्डन ने चहकते हुए पीटर को आवाज दी। पीटर ने हैरान होकर अपनी आंखें उठाई और अविश्वास के साथ अपनी ही छाती पर उंगली टिकाकर पूछा, क्या क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? उसे यकीन नहीं था कि कोई लेवल 5 का एलीट उससे बात करेगा। अरे तो यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन सा देवदास खड़ा है भाई? वार्डन ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़कर पीटर को भी अपने साथ लाइन में खींच लिया। अब वे तीनों क्लास के सबसे पिछले हिस्से में एक साथ चल रहे थे, जबकि आगे खड़ा टीचर डेल लगातार एकेडमी के अलग अलग ब्लॉक्स का टूर करवा रहा था। उन्हें स्कूल का एक विशाल बैटल अरीना दिखाया गया, जहां ठीक उसी तरह की एडवांस टेस्टिंग मशीनें और ड्रम्स लगे हुए थे जैसे उन्होंने बंजर रेगिस्तान में देखे थे। साथ ही वहां मुकाबले के लिए कई चौकोर फाइटिंग प्लेटफॉर्म्स बने थे। इसके बाद उन्हें उनके होमरूम क्लासेस, ट्रेनिंग हॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अत्याधुनिक लैब्स दिखाई गई। डेल हर एक एरिया के सामने रुककर उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा था। क्विन को इस पूरे स्कूल टूर की किसी भी चीज में रत्ती भर की भी दिलचस्पी नहीं थी। वह पूरी तरह बोर हो चुका था। लेकिन तभी वे सब चलते चलते स्कूल की विशाल लाइब्रेरी के सामने आकर रुके। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ये लाइब्रेरी कुल 3 मंजिलों में बंटी हुई है। डेल ने चश्मे को ठीक करते हुए समझाना शुरू किया। फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट सिर्फ पहली मंजिल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे तब आपके लिए दूसरी मंजिल के दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। और जहां तक बात इस आखिरी तीसरी मंजिल की है, तो वहां सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स और स्टाफ को ही जाने की इजाजत है। लाइब्रेरी का नाम सुनते ही पहली बार क्विन की आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई। उसे इस जगह में गहरी दिलचस्पी थी, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ ऐसी कई गुप्त किताबें होंगी जो बाहरी दुनिया के आम नागरिकों के लिए पूरी तरह बैन थीं। हो सकता था कि इस गुप्त लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर उसे अपने इस अजीबोगरीब वैम्पायर सिस्टम की शक्तियों या इतिहास से जुड़ी कोई न कोई गुप्त जानकारी मिल जाए। उसने मन ही मन वहां वापस आने का प्लान बना लिया। आखिरकार पूरा स्कूल टूर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया, जब टीचर डेल ने क्लास को ले जाकर स्कूल के स्टूडेंट डॉर्म्स यानी हॉस्टल की मुख्य बिल्डिंग के बाहर खड़ा किया। तो यही वो जगह है जहां आप सभी को अगले 2 साल तक एक साथ रहना है, डेल ने ताली बजाते हुए कहा। एक बार जब आप अपना सामान अपने कमरों में रख दें तो आप पूरे कैंपस में कहीं भी घूमने के लिए आजाद हैं। आज कोई क्लासेस नहीं होंगी। डेल ने एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को उनके कमरों के नंबर्स लिखी हुई पर्चियां बांटनी शुरू कर दी। क्विन को भी उसकी पर्ची मिल गई और जैसे ही उसने नंबर देखा तभी साइड से वार्डन उसकी तरफ लपका। हे क्विन, तुम्हें कौन सा रूम नंबर मिला है भाई? वार्डन ने अपनी वही चिर परिचित उत्सुकता के साथ पूछा। मुझे रूम नंबर 23 मिला है, क्विन ने पर्ची को देखते हुए जवाब दिया। यह सुनते ही वार्डन खुशी के मारे हवा में उछल पड़ा। अरे भाई तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे भी बिल्कुल यही सेम रूम नंबर मिला है भाई साहब। इसे ही कहते हैं साक्षात कुदरत का करिश्मा। किस्मत खुद हमें एक साथ ला रही है। हाँ, शायद किस्मत ही है, क्विन ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि वार्डन जैसे खतरनाक ओरिजिनल के साथ एक ही कमरे में रहने का मतलब था हर पल खतरों से खेलना। उसी वक्त डॉर्म्स के उसी लंबे गलियारे के दूसरे छोर पर 2 अनजान स्टूडेंट्स आपस में बेहद गंभीर और हैरान करने वाली बातचीत कर रहे थे। अरे भाई, तेरे चेहरे का ये क्या हाल हो गया है? तुझे किसने मारा? उस दोस्त ने हैरान होकर उसके जख्म को देखते हुए पूछा। मुझे खुद नहीं पता भाई, मैं बस अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक एक लड़का हवा से प्रकट हुआ। उसने बिना एक शब्द बोले सीधे मेरे मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ा और जबरदस्ती मेरा रूम नंबर छीनकर अपनी पर्ची मुझे थमा दी। यह सुनते ही उसका दोस्त गुस्से से लाल हो गया। धत तेरी की, इतनी हिम्मत किसकी हो गई? चल मेरे साथ, हम अभी चलकर उस साले से अपना रूम नंबर वापस छीनते हैं। नहीं भाई, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। उस जख्मी छात्र ने घबराकर अपने दोस्त का हाथ पकड़कर रोक लिया। जब वो जा रहा था तो मैंने गलती से उसकी कलाई पर बंधी घड़ी देख ली थी। उस पर साफ शब्दों में एक बड़ा सा नंबर 5 चमक रहा था। वो एक गॉड टियर एलीट है, हमारा चुप रहना ही बेहतर है। अपना सामान अच्छे से सहेजने और अनपैक करने के बाद क्विन पूरे दिन के लिए एकदम फ्री था। अभी दोपहर ही हुई थी, इसलिए उसके पास मिलिट्री एकेडमी के कैंपस को खंगालने और अपने जरूरी काम निपटाने के लिए काफी वक्त बचा था। क्विन को अपना कमरा 2 अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना पड़ा था और उसके लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वह उन दोनों को ही पहले से जानता था। एक था वार्डन और दूसरा था पीटर। कमरे में उन 3 सिंगल बेड्स के अलावा और कोई खास फर्नीचर नहीं था। पूरा कमरा एकदम खाली और अनुशासित लग रहा था। मिलिट्री से यह साफ संदेश था कि छात्रों को अपना पूरा वक्त सिर्फ पढ़ाई और ट्रेनिंग में बिताना है। ऐशो आराम के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। तो भाइयों, फिर अब तुम दोनों का क्या प्लान है? हम क्या करने वाले हैं? वार्डन ने अपने बेड से उठकर बड़े ही उत्साह के साथ पूछा। मैं अभी भी अपना सामान सेट कर रहा हूँ। तुम दोनों को मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जो करना चाहते हो करो, पीटर ने अपने ट्रंक से कपड़े निकालते हुए धीमे से जवाब दिया। पीटर अब उन दोनों के सामने थोड़ा बहुत खुलने लगा था। शुरुआत में वो पूरी तरह सहमा हुआ था और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, खासकर क्विन के आसपास।
मेरा विचार लाइब्रेरी जाने का है, क्विन ने अपने जूते पहनते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वो जगह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग साबित होगी वार्डन। बोरिंग? भाई मैं किसी भी उबाऊ चीज को मजेदार बना सकता हूँ। वैसे भी मैंने न जाने कब से कोई किताब नहीं पढ़ी है। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने कब पढ़ाई की